देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का डोनाल्ड ट्रंप से, जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान की लीडरशिप, आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। अभी जहां तक आपने बात करी ईरान की, ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज दो बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। तो जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का रीजनल पर्सपेक्टिव है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियोपॉलिटिक्स को बढ़ाने की, पर अभी तक बढ़ी नहीं है। पर जहां तक ईरान है, ईरान रीजन से बहुत बड़ा बन चुका है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ी बन चुकी है। अब मैं जिक्र कर लेती हूँ एससीओ का, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने स्टेटमेंट जारी किया इजराइल के खिलाफ। भारत उससे बाहर रहा कि भारत शायद उसकी शब्दावली जो थी उससे सहमत नहीं होता था। दूसरी बात ये भी आ रही है G7 को लेकर भी, कि वहां भी जिस तरह से एक दोहरापन नजर आया इजराइल को लेकर और ईरान को लेकर, कि ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे इसका सिग्नेटरी है ईरान और इजराइल नहीं है। इजराइल के ऊपर भी ये लगातार ये शक शुबा है कि उसके पास न्यूक्लियर ताकत हो सकती है। ये दोहरापन हमने देखा। साथ साथ ब्रिक्स, एक और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें और भारत का इसमें अगर रुख देखें तो अभी इस ये जो ताजा संकट है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूंगा। एक, थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप न्यूक्लियर वेपन्स की काफी बात कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसको ऑफ बैलेंस कर दिया है अपने ग्लोबल रोल के साथ। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें जो बड़ी ताकतें हैं लाइक चाइना एंड रशिया, दे आर बैकिंग ईरान। तो ये एक सिर्फ ये वो है, मिथ है जो बनाया गया है कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन चाहिए। वो खुद कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। अब जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के, हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा ना लड़ रहा है इजराइल, वहां जेनोसाइड हो रहा है। और ये ईरान जो है, हमें इसको आज देखिए, ग्लोबल साउथ सारी कंट्रीज वहां उसके साथ खड़ी है, हम नहीं है उनके साथ। हमारा G7 में क्या मतलब है? जहां तक मेरा ताल्लुक है, हम G7 में तो है ही नहीं, हम G7 की आउटरीच में है। ये छठी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, पिछली 12 बार से प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं आउटरीच में, पर उस समय दुनिया अलग थी। अब वो दुनिया बदल चुकी है। आज वो दुनिया है, आपको खड़ा होना है अपने लोगों के साथ। आपके लोग हैं ग्लोबल साउथ कंट्री, जहां पे आपकी डेवलपमेंट होगी। G7 कंट्री आज टूटे पड़े हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। जो उनकी ताकत है वो इतनी डिपेंडेंसी है उनकी अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका उनको जूती मारता है। जैसे कि आपने खुद ही बयान किया कि जब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे, उन्होंने पब्लिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट को कह दिया, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि सीज फायर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ और करने जा रहा हूं। तो क्या इज्जत है इन लीडर्स की? हम क्यों वहां भाग रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। हमें वहां होना चाहिए जहां हम हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से वो हमारी जगह है। आपकी बात तो लॉजिकली बिल्कुल समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है, हमारे जो दर्शक हैं जो सुन रहे हैं इस बात को, उनको भी समझ में आएगा। लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि अभी हाल ही में हमने देखा है पिछले 10 दिनों के भीतर ही कि फिलिस्तीन पर पूरे तरीके से जो सीज फायर को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पास करने की कोशिश हुई, उस पर भारत एब्सेंट हो गया। एससीओ में इजराइल की निंदा करने को लेकर जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उससे भारत अपने को अलग कर लिया। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ईरान के मुद्दे पर भी ना हम इधर है ना उधर है। तो लॉजिक जब समझ में आ रहा है आपको, मुझे, भारत की जनता को, तो भारत की सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि भारत की सरकार समझना नहीं चाहती है। इतना इलॉजिकल काम हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर G7 आउटरीच में जा रहे हैं और वहां बात करेंगे ग्लोबल साउथ नेशंस की।
जब आप उनके साथ खड़े ही नहीं हो रहे हैं, अब उनकी बात कौन-सी करने जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप खड़े होना चाहते हैं इज़राइल के साथ, आप खड़े होना चाहते हैं अमेरिका के साथ, कोई हर्ज नहीं है, खड़े होइए। बट माय पॉइंट इज़ कि जो आज दुनिया बदल रही है, जहाँ आपको पीस मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, वो है ग्लोबल साउथ। उनके साथ आप खड़े होइए, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। तो ये कहना कि हम लीडर बनने जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के, ग्लोबल साउथ नहीं समझता है कि आप कोई लीडर हैं उनके। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। कब लेगी वो मुझे मालूम नहीं है, अदरवाइज हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। इसमें देश का कोई भी उन्नति होने वाली नहीं है। अब आखिरी सवाल मेरा कि भारत के जो हित हैं मिडल ईस्ट में, अगर ये अस्थिर होती है स्थिति इससे भी ज्यादा जैसा नजर आ रहा है, ईरान में चाहे चाबहार पोर्ट हो या मिडल ईस्ट का कॉरिडोर हो, इस तमाम जो कारोबारी और सुरक्षा के हिसाब से जो हित हैं हमारे मिडल ईस्ट में, वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसे हम ये 2 कॉरिडोर्स की बात करते हैं, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि इंडिया से चलता है, फिर पर्शियन गल्फ, फिर ईरान, उसके बाद कैस्पियन सी, फिर रशिया। इसको आप समझिए ये चला गया। आप ये समझिए आपके और ईरान के रिश्ते जो हैं कभी नॉर्मल अच्छे हो नहीं पाएँगे। प्रिटेंड कर सकते हैं आप, बट यू कैन नेवर बी रियल फ्रेंड्स, हम नहीं कर पाएँगे। और दूसरा आप देखिए ये जो बात चल रही थी, अभी भी ख्वाबी बात है बट कॉन्सेप्ट तो है, जो कि है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, वो भी चला गया। तो आप ये सब समझिए ना, आपके जो कॉरिडोर्स हैं वो बनते हैं पाकिस्तान के थ्रू। आपके कॉरिडोर्स जो है बहुत तरीके से बनते हैं, नक्शा देखिएगा आप गलत जगह पे बैठे हैं बिकॉज आप ठीक जगह पे बैठना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इज़राइल के साथ दिखूं और वेस्टर्न पास के साथ दिखूं। ये नहीं समझ रहे हैं आप कि दुनिया बदल चुकी है। खामनाई, अयतुल्ला खामनाई को लेकर जो उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया है, इसका क्या मायने हैं कि वो हमें पता है वो कहाँ है, लेकिन अभी वो सेफ हैं, अभी तक वो सेफ हैं, इसके क्या मायने हैं? ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज 2 बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा लड़ रहा है इजराइल वहां पर। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इजराइल ईरान संकट में, युद्ध में एक नया कोड आ गया है और बहुत ही खतरनाक कोड है। वो है डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर धमकी देना ईरान को, और साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उससे सीधे तौर पे ये प्रतीत होता है कि क्या अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या ईरान को तबाही कर देगा? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं, और साथ साथ इन सवालों के देखेंगे कि अगर पश्चिम एशिया पूरे तरीके से अस्थिर होता है, क्या ईरान की तबाही, इजराइल अगर इस तरह से जिस तरह पूरे संकट को हम देख रहे हैं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर आकर ये तय कर लेती है कि अगर सत्ता पलट होना है, या यहाँ तक बात हो रही है कि क्या अयतुल्ला खामनई वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या करने की भी कोशिश हो सकती है। मैं आपको एक ही पल में ये स्टेटमेंट सुनवाऊंगी डोनाल्ड ट्रंप का, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि मंशा, इरादे वो अपने जाहिर कर रहे हैं। इस सब के मद्देनजर किस तरह से जो हमारा जो खित्ता है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल साउथ कहते हैं, या पूरा ये जो इलाका है दक्षिण एशिया का या एशिया का, इसको किस तरह से देखेंगे, हमारे भारत के मद्देनजर इस पूरे संकट को कैसे देखा जाएगा, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बारे में आपको बताती हूँ। जो कनाडा में G7 की जो मीटिंग हो रही थी, उससे वो आपातकालीन तरीके से, इमरजेंसी में वहां से वो उठ खड़े हुए, और उसके बाद बीच में उस मीटिंग को छोड़कर इस तरह की बातें हुई। जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करना चाहते हैं इजराइल और ईरान के बीच। इसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है, इससे कहीं ज्यादा उन्होंने कहा है कि गंभीर चीज वो करना चाहते हैं। और उसके बाद जो उनका मैसेज है, यानी कि कुछ घंटे पहले उन्होंने ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने पहले ही कहा था तुम डील कर लो, साइन कर दो डील पर,
और उन्होंने साइन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को तेहरान छोड़ के चला जाना चाहिए। और उसके बाद अब जो उनका ट्वीट है उसमें 2 शब्द लिखे हैं, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि बिना शर्त समर्पण कर दे ईरान। उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो अयतुल्ला खामेनी को सीधे तौर पर उनका नाम लेते हुए, टारगेट करते हुए उन्होंने लिखा है अयतुल्ला अली खामेनी के लिए, कि ये कहा है कि वो छुपे हुए हैं, हमें पता है, वो एक इजी टारगेट है, वो एक आसान निशाना है, ये कहना है उनका। और उसके बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ, लेकिन वो सुरक्षित हैं, हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब, टेक हिम आउट का मतलब होता है कि हम उनकी हत्या नहीं करेंगे, अभी कम से कम नहीं कर रहे हैं। और लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो मिसाइलें हैं वो नागरिकों के ऊपर बरसाई जाएं और अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनकी जान को खतरा हो, और हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। तो सीधे तौर पर ये जो धमकी है, और साथ साथ इस धमकी के साथ उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो एयर स्पेस है, पूरा जो आसमान है, अब वो कंट्रोल में आ गया है। ये भी उन्होंने कहा है कि ईरान का जो पूरा एयर स्पेस है वो कंट्रोल में आ गया है। तमाम बयानों को किस तरह से भारत को देखना चाहिए, भारत की जनता को, भारत की सरकार को, और साथ ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कैसे देखेगी कि अगर ईरान तबाह होता है, फिर से इराक और अफगानिस्तान में बदलने की एक कोशिश होती है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, तो इसको हम कैसे देखें, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रवीण साहनी जी, जो कि फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, खुद एक फौजी रह चुके हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये स्टेटमेंट आपने सुना, ये पढ़ा, तो मन में क्या ये विश्वास अविश्वास की बात आई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि भाई वो तो दीवाने हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, ये कुछ भी कहना हुआ? देखिए, ये जो धमकी है, इस धमकी से सिर्फ जो रिलायबिलिटी है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है, वो कम होती है। दुनिया में क्रेडिबिलिटी अमेरिका की कम होती है। उसका कारण ये है कि IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं ईरान। उसके बाद जो खुद अमेरिका की जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, तुलसी गैबर्ड, उन्होंने कहा है अभी कुछ महीने पहले, उन्होंने बयान दिया है कि ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। जैसे आपने बताया, वो G7 से एकदम इमरजेंसी में वापस गए हैं, तो उसके बाद जो उन्होंने मीटिंग रखी है उसमें तुलसी गैबर्ड को नहीं रखा है। कहने का मतलब ये है, ये वही एक साजिश है जो कि मोसाद है, जिसमें CIA है, जिसमें MI6 है, जिसमें जो इन्होंने यूक्रेन में कर रहे हैं वही यहाँ कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रंप थे वो रेजिस्ट कर रहे थे, पर अब ऐसा लगता है कि जो इजराइल की लड़ाई है वो अब दिख रहा है कि अमेरिका की लड़ाई बनती जा रही है, जो ना तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है, ना ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है। बिकॉज उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने इनको एक खास कारण क्यों चुना था, बिकॉज ही वॉज सीन एज अ पीस प्रेसिडेंट। ये लड़ाई नहीं चाहते थे, लड़ाई रोकना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में ये धमकी देने से कोई फायदा नहीं होगा। ईरान पे धमकी नहीं लागू हो रही है और ये सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी नीचे कर रहे हैं, और इस धमकी के थ्रू अमेरिका जो है, जो इजराइल की लड़ाई है, उसकी ओनरशिप ले रहा है। आप ये कह रहे हैं जो अब तक इजराइल की लड़ाई थी वो लगता है अमेरिका की लड़ाई बन रही है, और हंसी आती है, दुख भी होता है कि पूरा जो नाटक रचा गया वो ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियाई ताकत है वो खतरनाक है दुनिया के लिए, वो जो विश्व शांति के लिए खतरनाक है, आइए इस पर बातचीत करते हैं, न्यूक्लियर डील करते हैं। पार्टियों को बिठाया गया, अमेरिका ने मध्यस्थता की, इजराइल को बुलाया गया, और ईरान की तरफ से उस मध्यस्थता की जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्हीं की हत्या कर दी। तो ये कैसा घिनौना मजाक है, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें सामने आ रही हैं दुनिया की, और उसके बावजूद उनके शब्दों की कोई अहमियत नहीं है, कब वो क्या कहते हैं। तुलसी गैबर्ड का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने अधिकारी, खुद ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की जो सलाह है और जो उनका नतीजा है उसको रद्द कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता, वो ये कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आपकी जब ये बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि खासकर खामेनी, अयतुल्ला खामेनी को लेकर जो उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया है, इसका क्या मायने हैं कि वो हमें पता है वो कहाँ है, लेकिन अभी वो सेफ हैं, अभी तक वो सेफ हैं, इसके क्या मायने हैं? इसका मायने बहुत सीधा है। अगर उनको मारना होता तो वो अभी तक मार देते, वो उसका ऐलान नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है, इजराइल अभी डेस्परेशन में है। इजराइल नहीं, अभी मुझे लग नहीं रहा है 6 दिन में वो कोई लड़ाई जीत रहा है ईरान के अगेंस्ट। तो वो डेस्परेट है कि किसी तरीके से कोई अमेरिका को ले आए इस लड़ाई के अंदर।
तो वही मुझे लगता 2 चीज़ें हो रही हैं, ये धमकीबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी नीचे हो रही है और ये सारी लड़ाई अब अमेरिका की लड़ाई बनती जा रही है, जिसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है। लेकिन प्रवीण जी ये बताइए, कल मैं कॉमोडोर उदय भास्कर से बातचीत कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि इजराइल की जो ताकत है ईरान के मुकाबले वो कई गुना है। यानी अगर यूनाइटेड स्टेट्स को भी हम थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें कि वो अगर साथ ना दे, तब भी ईरान के मुकाबले, क्योंकि ईरान पर जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान के जहाजों का, वो लड़ाकू विमानों का जिक्र कर रहे थे जिनकी मरम्मत तक नहीं हुई है, इसलिए उनको मैदान में उतारा नहीं गया है, उनको भेजा नहीं गया वहां जो एयर स्पेस है, यानी कि कोई लड़ाकू जो लड़ाई एयर स्पेस में हो रही है उसको लेकर। तो उसके बावजूद भी क्यों बौखलाया है इजराइल? अगर हम लोगों की भी बात करें, 10 गुना ज्यादा लोग मारे गए हैं ईरान में इजराइल के मुकाबले, उधर सैकड़ों मर रहे हैं, इधर दर्जनों मर रहे हैं। पूरी की पूरी जो सैनिक जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, तकरीबन उसको तबाह कर दिया है ईरान की। तो ये बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट इसलिए है कि ये कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो रही है। जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है मिसाइल्स की। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए 20 साल से ईरान तैयारी कर रहा है, तो ईरान को पता था ये लड़ाई होगी एक दिन। तो सब ये सबकी सोच है जो एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया के, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। देखिए ये हाइपरसोनिक एक अलग तरीके की मिसाइल होती है जो आम मिसाइल की तरह नहीं होती। ये जो ऊपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, करीबन 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक ये उस पे चलती है, इसके अगेंस्ट कोई डिफेंसेस नहीं होते हैं। तो अब जो है उनके पास कितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, कितनी उन्होंने अंदर उसको टनल्स के अंदर डाला हुआ है, ये सब किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ अंदाजेबाजी हो रही है। मेरी सोच ये है कि ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं और बहुत अव्वल दर्जे की मिसाइल है, लेटेस्ट मिसाइल है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि रिपोर्ट आई है कि कम से कम 3 कार्गो प्लेन हैं चाइनीज के जो कि कहीं और जा रहे थे यूरोप की तरफ, फिर उन्होंने अपना रडार बंद किया और वो ये ईरान में लैंड किए हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके पास लड़ाई की जो क्षमता है वो आ भी रही है, वो दी जा रही है, चाइना भी दे रहा है, रशिया उनके साथ खड़ा है। तो देखिए ये जो लड़ाई है ना, कन्वेंशनल लड़ाई में होता है कि हमें एयर सुप्रीमेसी बनानी है। यहाँ पे ईरान को एयर सुप्रीमेसी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है? कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसको सुप्रीमेसी की कोई जरूरत नहीं होती। जब आपको तभी बनानी पड़ती है अगर आपको फौज निकालनी होती है कॉरिडोर के अंदर से। तो ये जो बात करनी कि उनके पास ये जहाज नहीं है, ये नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप साइज देखिएगा इजराइल का 10 इजराइल से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। उसकी जो वो है, ये मुश्किल से कितने, दे आर जस्ट अबाउट वेरी, ये पॉपुलेशन देखिए कितनी ज्यादा, 10 गुना पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है। तो ईरान जो है आम ताम ताकत नहीं है, कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो रही है। तो ये देखिए ना, ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट से आपने बात करी है, ये सोच रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या यूक्रेन की लड़ाई के बारे में। वहां पे कन्वेंशनल लड़ाई हो रही है जैसे, क्योंकि वहां पे जो 2 ताकत है वो पेयर कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए एयर वॉर हो रही है। यहाँ पे वो नहीं है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि इसी दौरान जो खबरें आ रही हैं भारत पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखें, तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करेंगे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर खबरें छप रही हैं। भारत की भी एक तरह से एक डिप्लोमेटिक नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी अभी भारत के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान समर्थित ताकतों ने, कम से कम भारत ये कह रहा है। और उसके साथ साथ किस तरह से उनके सेनाध्यक्ष को इतना स्पॉटलाइट में लाया जा रहा है। दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, नरेंद्र मोदी को दावत दी कि आप आइए लौटते हुए कनाडा से, तो नरेंद्र मोदी ने खामोशी से ये कह दिया। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि हम वो मसरूफ हैं यहाँ पर और उनको यहाँ पर काम है, इसलिए वो नहीं आ सकते। इस पर भी मैं चर्चा करूंगी प्रवीण साहनी जी से, लेकिन इससे पहले अमेरिका वाला पक्ष समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर
जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो अमेरिका है, अगर वो इस शामिल होता है इस पूरी जंग में और ये इज़राइल ईरान के अलावा ये जंग इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। एक और खबर वो ये है कि जो न्यूक्लियाई ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, जो ये कहा जाता है कि भई अंडरग्राउंड जो है बनाने की कोशिश हो रही है, जो फैसिलिटी है वहाँ पर ईरान में, अमेरिका के पास कोई ऐसा बम है जो अंडरग्राउंड जाके बंकर में जाके उसको सबको तबाह कर सकता है? क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं समझता नहीं हूँ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान सिर्फ सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर की ताकत चाहता है, विच इज ओनली अबाउट 3.75% जो उसकी जो हो रहा है न्यूक्लियर की, वो दे आर नॉट लुकिंग एट वेपन्स। ईरान नहीं देख रहा है वेपन्स को। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है अंडरग्राउंड सुरंगे, ये जितने भी इनके पास हथियार हैं अमेरिका के पास, वो सिर्फ एक हद तक नीचे जा सकते हैं। जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स बोलते हैं, ये उससे और नीचे गहरी बनाई जा रही हैं, क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है 20 साल से, और उनके पास पूरी तैयारी है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इनफैक्ट जहां पे वो असेंबल भी कर रहे हैं, नीचे जो अंडरग्राउंड काम हो रहा है, ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनके हथियार वो हो नहीं पाएगा मुकम्मल। जी हाँ। अब अगला सवाल ये पैदा हो रहा है, इस दौरान मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक जो है वो खौफ और डर का माहौल है ईरान में। कल ही खबर आई कि व्हाट्सएप की जो ईरानी सरकार है उसने नागरिकों से गुजारिश की कि व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें खतरा ये था कि क्या व्हाट्सएप के ज़रिए तमाम सूचना पहुँचाने की कोशिश करेगा मेटा भी, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, तो क्या मेटा कॉम्प्रोमाइज़्ड है और व्हाट्सएप सर्विसेज के ज़रिए आम नागरिकों की सूचना और वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी सूचना क्या अमेरिका और इज़राइल तक पहुँचेगी? तो जो अविश्वास की स्थिति है वो इस हद तक हो गई है और जंग जैसे हालात हैं, लोग भी ईरान छोड़कर वहाँ से भाग भी रहे हैं सुरक्षित जगहों पर, ये भी खबरें आ रही हैं। भारत ने भी अपने जो छात्र हैं उनमें से ज़्यादातर को बुलाने की कोशिश की, क्योंकि एक गुहार लगाई थी भारतीय छात्रों ने। अब मैं आती हूँ जो ग्लोबल साउथ का पूरा मुद्दा है, प्रवीण साहनी जी, ये बताइए कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। ये इस पूरे डेवलपमेंट को, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे पूरी दुनिया में गए, उन्हें कन्विंस करने की वहां पे कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति के कार्यालय में वहां पर पहुंचना, उनके साथ लंच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं, उससे पहले एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। ये जो आप कह रही हैं कि ईरान से लोग भाग रहे हैं, देखिए इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल जो है वो अपने सिटीजन्स को बाहर ही नहीं जाने दे रहा है, उसकी भी खबर आ रही है। और इस बात को आप मान के चलिए, जितनी भी खबरें वेस्ट से आ रही हैं उसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इतनी तबाही है नहीं ईरान की जितनी दिखाई जा रही है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, जैसे जहां तक और इसके ऑपरेशन अलावा सिंदूर, प्रवीण जी, ये भी समझना है कि ईरान के नागरिक भी खुद बंकरों में छिपे हुए हैं, उसके वीडियोस भी आ रहे हैं। खुद ये पता चला कि नेतन्याहू तक जो है बंकर में छिप गए थे। तो ये भी खबरें बहुत छिपकर और ढककर ये वेस्टर्न मीडिया के थ्रू ही आ रही हैं। देखिए ये सब वहीं से आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे यूक्रेन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहां इन्फिल्ट्रेट कर गई थी। उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उसको अंदर जाके उनका उस पर नुकसान पहुंचाया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे 13 तारीख को एकदम ये हादसा हुआ, टॉप लीडरशिप जो थी ईरान की उसको मार दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई है। ईरान की लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। मेरे हिसाब से ईरान के पास अभी बहुत ताकत है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं आपके ये जो आपने सवाल पूछा ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक। इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर
कि हमारे लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है आईएमएफ से मिला है, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहां पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। लेकिन प्रवीण साहनी जी, यहाँ पे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना जरूरी है कि ईरान भी एक तरह से जो मुस्लिम दुनिया है उसका लीडर बनने की कोशिश लगातार करता है, कम से कम एक रीजनल लीडर। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल